भारत में कई जगह हैं जहां बुरी शक्तियां और आत्माओं का कब्जा है। ऐसे ही कुछ भूतिया स्थानों में सबसे ज्यादा मशहूर जगह है राजस्थान में मौजूद भानगढ़ का किला। ये किला अलवर जिले की पहाड़ियों में मौजूद है। हर बार की तरह इस बार भी आरव अपने दोस्तों के साथ वीकेंड का प्लान बनाता है। इस बार उसने भानगढ़ जाने को सोचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सफर उनके लिए कितना दिल दहलाने वाला होगा। अरब का कमरा, लैपटॉप स्क्रीन पर भानगढ़ ट्रिप प्लान और बाहर हल्की हवा की आवाज। आरब अपने कमरे में कुर्सी पर बैठा है। लैपटॉप पर भानगढ़ की तस्वीरें, मैप पर वीकेंड प्लान खुला है। टेबल पर नोटबुक, पेन और एक टॉर्च पड़ी है। आरब की आंखों में कुछ अलग ही चमक है। उसे लगता है इस वीकेंड कुछ बड़ा होने वाला है। बस यही तो चाहिए था मुझे। भानगढ़ इस वीकेंड अगर सही टाइम पर निकले तो दोपहर तक पहुंच जाएंगे और शाम से पहले किला घूम लेंगे, नियम भी फॉलो करेंगे। पर मज़ा तो तभी आएगा जब पूरी गैंग साथ हो। चलो ग्रुप पर डालता हूँ। पर वीकेंड स्क्वाड नाम का ग्रुप चैट दिखता है। आरब तेजी से टाइप करता है। इस वीकेंड भानगढ़ चलते हैं। मैंने रूट, टाइम सब देख से आए। सिर्फ एक दिन का ट्रिप रहेगा। सुबह निकलेंगे, शाम से पहले वापस आ जाएंगे। कौन का रेडी है, जल्दी बताओ। मीरा का घर। रात, कमरे में मंद लाइट। मीरा फोन देखकर घबराती हुई अपने बेड पर बैठी है। पास में उसकी किताबें हैं। फोन पर आरब का मैसेज आते ही वो आंखें बड़ी कर लेती है। भानगढ़, क्या आरव तुम ये सच बोल रहे हो? वो वही जगह है ना जहाँ शाम के बाद जाना मना है? यार मुझे डर लगता है ऐसी जगहों से, लेकिन तुम लोग साथ हो तो ठीक है, मैं चलूंगी। पर एक शर्त पे, सूरज ढलते ही हम वहां से निकल आएंगे। और कोई हीरोपंती नहीं, हाँ प्लीज, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ। करण बालकनी में खड़ा है। एक हाथ में फोन, दूसरे में चिप्स का पैकेट, पीछे शहर की लाइट्स। अरे वाह, भानगढ़ ट्रिप! मतलब इस वीकेंड हम सब भूतों के साथ सेल्फी। वाह यार, तुझे तो मानना पड़ेगा, बहुत मस्त प्लान बनाया तूने। आरब, तो एक बात बता, वहां तो पक्का भूत भूत करके रील बनाएगा ना? मैं तो चलूंगा भाई, लेकिन एक बात, अगर वहां पे कोई भूत मिला ना तो मैं उसे बोल दूंगा, भाई रास्ता दे, हम टूरिस्ट हैं। और हाँ मीरा, तो डर मत ज्यादा, ठीक है? भूत भी वीकेंड पर आराम ही करते होंगे। समीर टेबल पर बैठा है, सामने पानी का ग्लास, पास में कार की चाबी रखी हुई है। वो मैसेज पढ़कर गंभीर हो जाता है। स्क्रीन चारों हिस्सों पर बटी हुई है। आरब अपने कमरे में, मीरा अपने बेड पर, करण बालकनी में, समीर टेबल पर। सब एक साथ कॉल पर है। ओके, सब सुनो। सुबह 6 बजे निकलेंगे, ठीक है? 6? ठीक है, मैं 5:45 पर आरब के घर पे पहुंच जाऊंगा। 6 बजे मतलब अंधेरा तो नहीं होगा ना? मीरा, 6 बजे तो भूत भी जमा ही ले रहा होगा। करण प्लीज ऐसा मत बोल यार। मीरा, हम दोपहर तक पहुंच जाएंगे और 4 बजे तक वापस भी आ जाएंगे। हाँ, 4 बजे निकलना जरूरी है, ट्रैफिक भी हो सकता है। और खाने का क्या? मैं खाली पेट भूत नहीं दिख सकता, हाँ पहले ही बोल दे रहा हूँ। स्नैक्स सब साथ में ले लेंगे। एक और बात, वहाँ कोई अजीब सी हरकत हुई तो हम लौट आएंगे तुरंत। डील, कोई रिस्क नहीं, बस एक्सप्लोर करेंगे। ओके। टॉर्च, पावर बैंक और फर्स्ट एड किट सब लेके जाना, ठीक है? फर्स्ट एड? मैं तो सोच रहा था कि भूत एड किट। करण, तू भी ना, हमेशा तेरा शुरू हो जाता है। ठीक है, फाइनल।
कल रात सब बैग पैक, ओके? कॉल खत्म हो चुकी है। आरब नोटबुक में लिस्ट बनाता है। टॉर्च, पानी, कैमरा, पावर बैंक। पास में लैपटॉप खुला है। और चेक, पावर बैंक चेक, कैमरा भी ले जाऊंगा। इस बार कुछ अलग रिकॉर्ड करना है। भानगढ़ की कहानी जितनी भी हो, सच तो वही पता चलेगा। आरब की उत्सुकता सिर्फ एडवेंचर नहीं थी, उसके मन में एक पुराना सवाल भी था जिसका जवाब शायद उसी किले में छुपा था। लैपटॉप पर भानगढ़ का मैप खुला है। आरब अनजाने में एक फोल्डर खोल देता है, ओल्ड पिक्स। उसमें एक धुंधली पुरानी फोटो, किले के गेट जैसा और पीछे किसी परछाई का हल्का सा आकार। ये फोटो मेरे लैपटॉप में कैसे आया? मैंने तो कभी सेव नहीं किया था इसे। और ये किले का गेट ही लग रहा है। पीछे ये कोई खड़ा है क्या? अजीब है। फाइल का नाम भी नहीं है। कल जाकर देखूंगा अगर ये सच में भानगढ़ है या नहीं। वैसे ये फोटो यहाँ पे आई कैसे? आरब का कमरा। खिड़की के पास बाहर हवा तेज और पर्दे हल्के हिल रहे हैं। आरब खिड़की की तरफ देखता है, पर्दा हिलता है। वो टॉर्च उठाकर कमरे में एक बार नजर घुमाता है। फोन पर ग्रुप का नोटिफिकेशन आता है। राघव अपनी कुर्सी में जाकर बैठता है और अपना ग्रुप चैट ओपन करता है और बोलता है, गाइस, अब बहुत रात हो गई है। हम अगर ऐसे ही बातें करते रहेंगे ना तो सुबह नहीं निकल पाएंगे। याद है ना सबको? कल 5:45 को निकलना है यहाँ से। सोने के लिए जाता है। आरब बैग में टॉर्च, पावर बैंक, पानी और एक पुराना कैमरा रखता है। जाते जाते वो माँ से झूठ बोल देता है। माँ, आप इतना टेंशन क्यों लेती हो? मैं जयपुर घूमने जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। जल्दी वापस आ जाऊंगा। उसे अपने माँ से झूठ बोल के हल्की गिल्ट महसूस होती है। अगली सुबह चारों एक कार में बैठते हैं और हाईवे पर धूप में गाड़ी चमकती है। करण स्पीकर पर गाने चलाता है, लेकिन मीरा बार बार खिड़की से बाहर सूखे पेड़ों को देखकर चुप हो जाती है। समीर मोबाइल पर नोटिस पढ़कर सुनाता है कि सूर्यास्त के बाद अंदर जाना मना है। और आरब हंसकर कहता है कि हम तो बस फोटो लेकर निकल जाएगा ना। रास्ते में एक बूढ़ा दुकानदार उन्हें रोककर लाल धागा देता है और कहता है, अगर अंदर जाओ इसे बांध लेना। आरब धागा ले लेता है, उसे जेब में डालकर नजरअंदाज कर देता है। भानगढ़ के गेट के पास पहुंचते ही हवा ठंडी और भारी लगने लगती है और पेड़ों की छाया लंबी दिखती है। चारों सूर्यास्त से पहले का बोर्ड पढ़ते हैं, लेकिन आरब कैमरा निकालकर एंट्री शॉट लेने लगता है। मीरा आरब की कलाई पकड़ लेती है। बस टाइम पर निकलना। और राघव सिर हिलाता है। वे अंदर चलते हैं तो टूटी दीवारें, खाली गलियां और दूर मंदिर की घंटी जैसी धीमी आवाज सुनाई देती है। समीर के फोन का नेटवर्क अचानक गिर जाता है और स्क्रीन पर सिर्फ नो सर्विस चमकता है। पुराने महल के आंगन में पहुंचते हैं, जहां बीच में पत्थर का कुआं है और उसके पास लाल रंग का धागा बंधा हुआ दिखता है। आरब कैमरा कुएं की ओर झुकाकर फोटो लेने जाता है। तभी कमरे में कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली परछाई
उसके पीछे दिखाई देती है। आरब पलट कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता, सिर्फ हवा में हल्की फुसफुसाहट। उसी पल सूरज ढलने लगता है और आंगन की छाया अचानक बहुत गहरी हो जाती है। सूर्यास्त की बंद होती राह। आंगन की गहरी छाया में आरब घबराकर कैमरे की स्क्रीन फिर देखता है और उसकी उंगलियां कांपने लगती है। मीरा उसे पीछे खींचकर बोलती है, चलो बाहर निकलते हैं। और करण भी पहली बार गंभीर दिखाई पड़ता है। समीर टॉर्च ऑन करता है क्योंकि रोशनी तेजी से कम हो रही होती है। वे उसी रास्ते से वापस चलने लगते हैं, लेकिन पत्थर की गलियां अब पहले से लंबी और उलझी हुई लगती है। आरब मन ही मन सोचता है कि शायद डर की वजह से सब अलग लग रहा है, पर दिल की धड़कन तेज होती रहती है। उन्हें गेट की दिशा में जाना चाहिए, मगर एक टूटी मेहराब के पास पहुंचकर वे देखते हैं कि रास्ता जैसे घूम फिर कर उसी कुएं वाले आंगन में आ गया है। करण झुंझलाकर दीवार पर हाथ मारता है और धूल उड़ती है, पर दीवार ठंडी और नम लगती है। मीरा की सांस फूलने लगती है और वह बोलती है कि ये यही जगह है, हम गोल गोल घूम रहे हैं। समीर अपने फोन को हवा में घुमाकर नेटवर्क ढूंढता है, पर स्क्रीन काली सी झिलमिलाती है। आरब कैमरा उठाकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है ताकि सबूत मिल सके, लेकिन रिकॉर्डिंग में आवाजें खींची हुई और धीमी आती है। अचानक दूर मंदिर की घंटी तेज सुनाई देती है, जैसे कोई पास आ रहा हो। चारों रुक जाते हैं और टॉर्च की रोशनी एक संकरी गली में पड़ती है, जहां सफेद कपड़े की झलक गायब हो जाती है। कुएं के करीब होती है और आरब उसे ढांढस देकर कहता है, हम साथ हैं, बस बाहर निकलेंगे। करण जमीन पर पड़ा वही लाल धागा उठाकर आरब की कलाई पर बांध देता है और कहता है, उस बुढ़े ने यूं ही नहीं दिया होगा, जरूर इसके पीछे कोई गहरा सच है। धागा बंधते ही हवा का दबाव थोड़ा हल्का लगता है, पर फुसफुसाहट अब साफ शब्दों जैसी लगती है। वे तेज कदमों से एक पत्थर की सीढ़ियों की ओर भागते हैं, जो ऊपर किसी छत पर जाती है। सीढ़ियां चढ़ते ही नीचे से दरवाजा के बंद होने की जोरदार आवाज आती है और अंधेरा तेजी से फैलता है। आरब टॉर्च घुमाता है तो सामने दीवार पर 4 परछाइयां नहीं बल्कि 5 परछाइयां बनती है। 5वीं परछाई उनकी चाल की नकल नहीं करती, वो धीरे धीरे उनके करीब सरकती है। आरब पीछे हटता है और टॉर्च की रोशनी सीधे उस 5वीं परछाई पर डाल देता है, लेकिन दीवार पर सिर्फ काला धब्बा फैलता है। मीरा आरब का हाथ पकड़कर उसे खींचती है और करण सामने की छत पर कोई रास्ता ढूंढने लगता है। समीर सांस रोककर नीचे की सीढ़ियों की तरफ देखता है, जहां से ठंडी हवा ऊपर चढ़ रही होती है। आरब अपनी कलाई पर बंधे लाल धागे को कसकर पकड़ता है, जैसे वही उसे स्थिर कर रही हो। वो कैमरा ऑन करके धीमे स्वर में कहता है, अगर हम बच गए तो ये सब कभी नहीं दोहराऊंगा। छत पर उन्हें एक पुराना कमरा दिखता है, जिसकी लकड़ी की चौखट आधी टूटी है और अंदर अंधेरा गाढ़ा है।
करण दरवाजा धक्का देता है, झरमरा कर खुलता है और भीतर से धूल के साथ एक मीठी सी सड़ी हुई खुशबू आती है। मीरा टॉर्च अंदर डालती है तो दीवार पर पुराने चित्र उभरते हैं। एक महल, एक स्त्री और आंखों पर पट्टी बंधी परछाई। समीर को जमीन पर तांबों का एक छोटा ताबीज मिलता है जिस पर वही लाल धागा बंधा हुआ होता है। आरब ताबीज उठाते ही कैमरा अपने आप फोटो क्लिक कर देता है और फ्लैश में कमरे के कोने में किसी के खड़े होने की साफ आकृति दिखाई दे पड़ती है। चारों एक साथ पलटते हैं लेकिन कोना खाली होता है। सिर्फ फर्श पर गीले पैरों के निशान दिखाई देते हैं जो उनकी ओर आते हैं। करण घबराकर पीछे हटता है और उसका पैर टूटे तख्ते पर पड़ते ही वह चर से टूट जाता है। करण गिरते गिरते बचता है कि टहने में मोच आ जाती है और वह दर्द से कराहता है। आरब तुरंत अपना कपड़ा फाड़कर करण के टहने पर बांधता है और उसे सहारा देता है। मीरा आंखों में आंसू रोककर कहती है, अब हम यहाँ पे फंस गए हैं, यहाँ से हम बाहर भी नहीं निकल सकते। और आरब मजबूरी से सिर हिलाकर कहता है, हम रास्ता ढूंढेंगे, भागेंगे नहीं। तभी कमरे की दीवार पर बना चित्र स्त्री की आंखें चमकने लगती है और हवा में स्याही सी लहर फैलती है। टॉर्च की रोशनी झपकती है और फुसफुसाहट अब साफ बन जाती है। धागा मुझे लौटा दो। समीर के हाथ में ताबीज गर्म होने लगता है जैसे जल रहा हो और वह उसे गिरा देता है। ताबीज फर्श पर गिरते ही कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और बाहर से किसी के नाखून घिसटने की आवाज आती है। बंद दरवाजे के सामने आरब और समीर मिलकर धक्का देते हैं लेकिन लकड़ी जैसे पत्थर बन गई हो। मीरा करण को दीवार से टिकाकर बिठाती है और उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखता है। समीर फर्श से ताबीज उठाने की कोशिश करता है पर वह फिर गर्म हो जाता है और उसकी उंगलियां झुलसने लगती है। आरव जल्दी से अपनी पानी की बोतल ताबीज पर पानी डालता है और भाप उठते हुए भी ताबीज ठंडा पड़ जाता है। आरब ताबीज को कपड़े में लपेटकर कमरे के अंदर एक पतली सी खिड़की दिखती है जिससे बाहर आंगन का हिस्सा नजर आता है। आरब खिड़की की जाली तोड़कर पहले बाहर झांकता है और फिर एक एक करके अपने दोस्तों को बाहर निकालता है। हम लोग सब सुरक्षित नीचे आ गए। चलो हम पहले यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। रुको, लेकिन मीरा कहाँ है? अरे यहाँ इतना अंधेरा क्यों है और मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा? आरब, समीर, करण, तुम लोग मुझे हाथ दो, मुझे कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे। मेरे लिए थोड़े रुको, मैं पीछे रह गई हूँ। तुम हो ना यहाँ पे? और फिर उसी समय अंधेरे और कोहरे से करण आता है और बिना कुछ कहे मीरा का हाथ पकड़कर वहां से उसे लेकर जाता है। कुछ देर चलने के बाद मीरा करण से पूछती है,
करण, बाकी सब कहाँ हैं? कोई दिख क्यों नहीं रहा यहाँ पे? आगे चले क्या है क्या वो लोग? और तुम्हें रास्ता मालूम भी है या फिर ऐसे ही चल रहे हो? करण मीरा का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है और ऐसे ही सन्नाटे भरे माहौल में विराम के साथ आगे बढ़ रहा होता है। फिर मीरा मनी मन सोचती है कि अरे करण मेरा कोई भी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? ऐसा तो कभी नहीं होता। वो इतनी देर तो चुप नहीं रह सकता। जैसे ही उसका पेट टूट गया था, फिर भी वो बोले ही जा रहा था। और फिर अभी क्यों चुप है? पहली बार इतना शांत देखा है इसको। एक मिनट, करण का तो पेट टूट गया था ना, तो फिर ये इतना सीधा कैसे चल रहा है? ये तो ऐसे चल रहा है जैसे इसके पैर को कुछ हुआ ही नहीं। पर उस वक्त तो ये चल ही नहीं पा रहा था। ऐसे हालत में तो खड़ा होना ही मुश्किल है, लेकिन ये मेरे साथ इतने तेजी से कैसे चल रहा है? मीरा ये सब सोचकर ही थर थर कांपने लगती है और फिर करण से अपना हाथ छुड़वा लेती है। नहीं, तुम करण नहीं हो सकते। कौन हो तुम? बताओ मुझे। करण का तो पैर में चोट लगा था ना, और तुम तो इसे अच्छे से किससे हो रहे तुम? और फिर करण जोर जोर से हंसने लगता है और वो जैसे ही मीरा की तरफ घूमता है, मीरा उसे देखकर हक्का बक्का रह जाती है। मीरा का चेहरा सुन्न पड़ जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और फिर पैर जैसे जम गए हो। वो भागना चाहती है पर भाग नहीं पा रही थी। बिना पलक झपकाए डर भरी आंखों से देखती रहती है। डर से उसका सांस फूलने लगता है। करण नहीं दिखता। करण की जगह एक औरत खड़ी हुई रहती है। उसका शरीर ऐसा दिख रहा था मानो उसके शरीर में कुछ खून ही ना हो। बिना खून के शरीर पूरा सफेद पड़ गया था। उसके बड़े बड़े नाखून खून से सने हुए थे। मुंह से खून टपक रहा था। उसके मुंह का एक हिस्सा फटा हुआ था और उसके अंदर से सारी हड्डियां दिख रही थी। ऐसे में वो बहुत भयानक दिख रही थी और उसके बाल बहुत बिखरे हुए उड़ रहे थे और मानो लग तो ऐसी रही थी जैसे बरसों की भूखी हो, इंसानों के खून की। और ऐसे में वो हंसते हुए मीरा को देखती है। मीरा, चलो यहाँ से। वे लंगड़ाते करण के साथ महल की गलियां में आगे बढ़ते हैं और आरब बार बार टॉर्च पीछे घुमाकर परछाई की दूरी देखता है। कहता है कि ताबीज पर बने निशान किसी दिशा की तरह है और वह उसे घुमाकर रास्ता मिलाने की कोशिश करता है। मीरा को एक पत्थर की पट्टिका पर उकेरा वाक्य दिखता है। जो लिया उसे वहीं लौटाओ, तभी द्वार खुलेगा। तब समझ जाता है कि तावीज और लाल धागा किसी पुराने वचन के से जुड़ा है। कलाई का लाल धागा देखता है और उसके चेहरे पर अपराध बोध उभर आता है कि उसने शुरुआत में इसे मजाक समझा था। फिर उसी कुएं वाले आंगन में पहुंच जाते हैं, लेकिन अब कुएं के अंदर से धीमी रोशनी और फुसफुसाहट निकल रही होती है। कुएं के किनारे पर नए नए गीले पैरों के निशान गोल घेरा बनाते हैं, जैसे कोई उन्हें घेर रहा हो। करण दर्द में भी खड़ा होने की कोशिश करता है और कहता है, जो करना है जल्दी करो।
समीर ताबीज को कुएं के ऊपर लाता है और उसी पल हवा रुक जाती है, जैसे पूरा किला सांस रोककर देख रहा हो। कुएं के समीर ताबीज को छोड़ने से पहले हिचकता है और आरब उसका हाथ पकड़कर उसे स्थिर करता है। मीरा टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डालती है और नीचे एक पत्थर की सीढ़ी दिखाई देती है जो अंधेरे में उतरती है। आरब कहता है, अगर ये लौटाना है तो सही जगह पर, और वह रस्सी और लोहे की चेन पकड़कर खुद नीचे उतरने लगता है। करण ऊपर बैठकर टॉर्च पकड़े रहता है और समीर ताबीज को कसकर थामे रहता है। आरब सीढ़ियों से नीचे उतरता है और वहां एक छोटा तहराना दिखता है जहां दो दीवारों पर काले धब्बे और पुराने दीपक रखे हैं। उसके कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन होकर धुंधली रोशनी दिखाती है, जैसे कोई उसे रास्ता बता रहा हो। तहखाने के बीच एक पत्थर की बेदी है जिस पर वही लाल धागा और ताबीज के निशान बने हैं। आरब कांपते हाथों से बेदी पर हाथ रखता है और उसे अचानक किसी स्त्री की रोती हुई आवाज सुनाई देती है। वो समझता है कि यह कोई सांप नहीं, बल्कि किसी की अधूरी चीज है जिसे वापस चाहिए। ऊपर से समीर ताबीज रस्सी से बांधकर सरकाता है और आरब उसे पकड़ लेता है। जैसे ही ताबीज बेदी के पास आता है, दीवारों की परछाइयां हिलने लगती है और हवा में बालों जैसी काली लकीरें तैरती है। आरब जल्दी से अपनी कलाई का लाल धागा खोलता है और ताबीज के साथ बेदी पर रख देता है। तभी तहखाने की दीवार पर बनी आकृति साफ होती है। एक स्त्री की छाया जिसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि थकान है। आरब धीमे से कहता है, माफ करना, ये गलती दोबारा नहीं होगी। और उसका गला भर आता है। स्त्री की छाया हाथ बढ़ाती है और ताबीज धागे को अपने में समेट लेती है और तहखाने में रोशनी की एक लहर फैल जाती है। ऊपर कुएं के मुंह से तेज हवा आती है, जैसे रास्ता खुल रहा हो, और आरब को सीढ़ियों की और धक्का सा महसूस होता है, पर जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ता है। लेकिन आखिरी सीढ़ी पर उसकी टॉर्च बुझ जाती है और पीछे से वही फुसफुसाहट फिर आती है, इस बार बहुत पास। एक और अंधेरे में आरब आखिरी सीढ़ी पर रुककर पलटता है और उसे तहखाने में एक छोटी सी चमकती दिखाई पड़ती है जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह कांपते हाथों से कैमरा फ्लैश ऑन करता है और बेदी के पास एक टूटा हुआ कंगन का टुकड़ा नजर आता है। आरब समझ जाता है कि स्त्री की अधूरी चीज पूरी नहीं हुई, इसीलिए फुसफुसाहट लौटी है और वह नीचे झुककर कंगन उठाता है। कंगन आते ही हवा शांत हो जाती है। आरब उसे कसकर पकड़कर ऊपर की ओर चढ़ता है, जहां मीरा, समीर और करण घबराए हुए उसे देख रहे होते हैं।
आरब ऊपर आते ही कंगन का टुकड़ा कुएं के किनारे रख देता है और मीरा टॉर्च की रोशनी में वह टुकड़ा हल्का सा चमकता है। समीर कहता है अब, और उसी पल आंगन के चारों ओर बनी परछाइयां पीछे हटने लगती है, जैसे किसी ने उन्हें आदेश दिया हो। करण दर्द के बावजूद खड़ा होकर आरब के कंधे पर हाथ रखता है और चारों एक साथ गेट की दिशा में दौड़ते हैं। रास्ता अब पहली बार सीधा दिखता है और वह हवा हल्की लगने लगती है। आरब के चेहरे पर डर के साथ साथ राहत भी दिखाई देती है, जैसे उसने सच में कुछ सही किया हो। चारों गेट के बाहर निकलते हैं और जैसे ही वे सीमा पार करते हैं, पीछे से किले के अंदर की हवा एकदम बंद हो जाती है, मानो दरवाजा हमेशा के लिए सील हो गया है। आरब कार की ओर चलते हुए कैमरा बंद करता है और अपनी कलाई पर धागे का निशान देखकर गहरी सांस लेता है। वह दोस्तों से कहता है, मैं अब से किसी भी चेतावनी को मजाक नहीं समझूंगा।